बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। नवाज शरीफ मुतबादिल बनने को तैयार नहीं, वो अपनी शराअत के तहत नए इलेक्शन और सियासत में अदम मुदाखलत की गारंटियां मांग रहे हैं और अपने स्टांस पे कायम है। अब नवाज शरीफ ये समझते हैं खान साहब जब तक हुकूमत में रहेंगे स्टैब्लिशमेंट दबाव में रहेगी और स्टैब्लिशमेंट की कमर उनके बोझ से दोहरी होती रहेगी, क्योंकि खान साहब की कारकर्दगी का जो सारा मलबा है वो स्टैब्लिशमेंट पर पड़ रहा है और जब तक खान साहब मौजूद है उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर है। अपोजिशन की तहरीक, लॉन्ग मार्च और इस्तीफे, ये सारे भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव क्रिएट कर रहे हैं। तो यही वो दो तरफा प्रेशर है जो नवाज शरीफ समझते हैं कि उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। नवाज शरीफ कोई भी इस तरह का फार्मूला नहीं चाहते जिसके तहत हुकूमत एक सूबे की तब्दील हो जाए या फिर कोई फॉर्मेशन तब्दील हो जाए और यही हुकूमत चलती रहे। नवाज शरीफ समझते हैं कि जब तक खान साहब हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, उस वक्त तक स्टैब्लिशमेंट के साथ दबाव बरकरार रखना चाहिए ताकि जो अगली हुकूमत आए उसको कम से कम 5 या 10 साल के लिए इख्तिदार में एक एनओसी मिल जाए, यानी उसको उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी या उसे हटाया नहीं जाएगा या उसे काम करने दिया जाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म फार्मूला या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उन्होंने 3 बार इख्तिदार में आके देख लिया और जब तक इख्तिदार को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा कोई भी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। तो वो इस वक्त इस फार्मूले के तहत चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो साइड ट्रैक चल रहा है, जो पीडीएम और अपोजिशन के हवाले से इतलात हैं, एक बार फिर शहबाज शरीफ खबरों में है और शहबाज शरीफ से राब्तों के दावे किए जा रहे हैं। बहुत सारी इतलात है, बहुत सारे एंकर, बहुत सारे यूट्यूबर्स वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ से बड़े हम लोगों ने मिले हैं, कोई लेमोजीन में गया है, कोई कैसे गया कैसे गया। तो बहुत सारे ऐसी, तो शहबाज शरीफ जाहिर है एक स्टेचर के आदमी, एक पोलिटिकल लीडर है, बड़ी जमात के वो सदर भी हैं, तो उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। उनसे राब्तों के साथ साथ जो दूसरी खबर वो मार्केट में है वो पीपल पार्टी के हवाले से जो कहती है कि हम अब हमजा शहबाज से राब्ता करेंगे। तो गुजारिश ये कि राब्ते जिससे भी किए जाए, जब 2.5 साल में नून से शीन नहीं निकाली जा सकी, मरियम और हमजा शहबाज में दरार नहीं डाली जा सकी, तो फिर ये मुलाकातें और ये सारी चीजें ये एक फेडरल प्रैक्टिस है, इसके अलावा और क्या हो सकती है। अब तो दिफाई तजिया निगार भी ये मान गए हैं कि शरीफ फैमिली में दरार डालना मुश्किल है, तो फिर मुलाकातों से क्या हासिल वसूल होगा। अब मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी या और सियासी जमातें वो जाहिर अपनी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो नून लीग वाला केस है जिसमें हमजा शहबाज हो, मरीम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो या शाहिद खान अब्बासी हो, इसमें तो एक बात जो है वो मान लेनी चाहिए लोगों को, सबके सामने है कि आखिरी फैसला नवाज शरीफ का होता है और नवाज शरीफ ने आखिरी फैसला करना है। जो इस बात का फैसला करके बैठे हैं कि उन्हें इस बार इख्तिदार नहीं चाहिए बल्कि गारंटी चाहिए। देखिए, हुकूमत का काम ये नहीं होता कि लोगों को ये बताए कि फला चोर है, फला चोर है, कौन चोर है, कौन ईमानदार है, कौन 2 नंबरी कर है। जो हुकूमत का असल काम है वो ये कि हुकूमत कस्टोडियन होती है अवाम की। उसका काम बेईमानी, 2 नंबरी को रोकना होता है। अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत अवाम के वोटों से बनती है। अब खान साहब की हुकूमत बनी कि नहीं बनी, लेकिन हुकूमत अवाम के वोटों से ही बनती है और खान साहब ने भी अच्छे हाथ से वोट हासिल किए। तो खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं वैसे भी उन्हें अपनी जमात के सिवा सारी दुनिया चोर नजर आती है और ये बात लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमारा चौकीदार सिर्फ शोर मचाना जानता है, चोरों को पकड़ने का उसमें हौसला नहीं है या फिर नीयत नहीं है। और कभी कभी तो यूं भी लगता है कि चोरी हुई भी नहीं और सिर्फ चोर चोर का शोर मचाकर वो अपनी जॉब जो है वो पूरी करते थे कि जी मैं चौकीदार हूं तो मेरा काम सिर्फ चोर चोर का शोर मचाना है। वो कहते ना जागते रहो, और यह कहा जाता है जागते रहो, तो जागते रहना तो 3.5 रहना। तो खास साहब अपनी टीम में लोग भी ऐसे ही मुंतब करते हैं जो उनके नक्शे कदम पर चले, यानी अगर खास साहब शोर मचाते हैं चोर चोर, तो बाकी के लोग भी यही शोर मचाते रहे चोर 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 और क्रेडिट लेने की कोशिश करें कि हमने शोर तो बहुत मचाया। बिल्कुल उस बंदर की तरह जिसे जंगल की बादशाही मिल गई और उसने एक से दूसरे दरख्त पर कई छलांगे लगाकर अपनी भागदौड़ तो साबित की, लेकिन मसला हल नहीं कर सका। तो ये इनकॉम्पिटेंस ये जाहिर करती है और यही मौजूदा हुकूमत और पिछले हुकूमतों में बड़ा फर्क है। ये जो हम तजिए करते हैं ना कि जी नवाज शरीफ हुकूमत ने काम किया या पिछले हुकूमत ने काम किया, ये इन्होंने काम नहीं किया, तो ये तजिए इसी बुनियाद पे होता है, एक बेंचमार्क होता है। तो मौजूदा और पिछले हुकूमत फर्क ये है कि ये मसाइल तो बताते हैं लेकिन इनको हल नहीं कर सकते। सद उमर और हफीज शेख को हटाकर खान साहब ने ये तो मान लिया है
कि 2.5 साल में उन्होंने मोशत की कामयाबी के जितने दावे किए, या वो और उनकी हुकूमत, उस सब ने जो दावे किए वो दावे दुरुस्त नहीं है। इन दावों को उनके अपने लोग भी नहीं मान रहे। तो कहने वाले अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि बार बार टीम बदल कर देख ली, एक बार कप्तानी बदल कर देख ले। तो खान साहब जिस बात का सबसे बड़ा क्रेडिट लेते रहे हैं वो यही था कि खान साहब को टीम बनाना आती है, और उन्होंने ऐसी टीम बनाई जिसने जाके वर्ल्ड कप जीत लिया। तो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनाने का क्रेडिट खान साहब को दिया जाता है, लेकिन यहां जो टीम उनको मुयस्सर थी या दी गई या जो उन्होंने खुद बनाई, तो टीम बनाना तो दूर की बात है। खान साहब को यह भी समझ नहीं आ रही कि किस खिलाड़ी को किस नंबर पर खिलाना है। टीम वही है, 11वें नंबर वाले को कभी ओपनिंग करा देते हैं, कभी ओपनर को 10वें नंबर भेज देते हैं। तो खिलाड़ियों की पोजीशन बदली जा रही है। अब ताकतवर हल्के हफीज शेख से इस वजह से नाराज हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को IMF के सामने डाल दिया और हुकूमत के पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो इसे बैड डील कहा जा रहा है। तो असल में उस डील का नजला हफीज शेख पर गिरा है, यानी स्टेट बैंक को या स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को गिरवी रखने के लिए जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, उस पर जो पब्लिक रिएक्शन आया, वो रिएक्शन बहुत जगहों पर पहुंचा है। तो बहुत से लोग अब भी ये समझते हैं कि हफीज शेख ने खान साहब को फंसाया है, जबकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि खान साहब ने हफीज शेख की कुर्बानी देकर अपनी गर्दन बचाई। तो अपोजिशन को बहुत से ताकतवर हल्कों की जानिब से सिग्नल दिए जा रहे हैं कि वो ये तरमीमी ऑर्डिनेंस किसी सूरत में मंजूर ना होने दें, ताकि हुकूमत की भी फेस सेविंग हो जाए और ऑर्डिनेंस भी वापस हो जाए। तो खान साहब अब अपनी सारी टीम बदल रहे हैं ताकि उनको इत्मीनान दिलाया जा सके जो उन्हें लेकर आए हैं कि अब खान साहब दोबारा से अपने शू कस के और दोबारा काम करने के लिए तैयार है। तो इतला थी कि काबीना के अगले इजलास में बहुत से वजीर तब्दील कर दिए जाएंगे ताकि बहुत से लोगों को मुतमईन किया जा सके। असल कल तक हफीज शेख का तूती बोल रहा था, उनको मुइशत को दुरुस्त सिम में डालने का क्रेडिट दिया जा रहा था, और इसी वजह से हफीज शेख को इलेक्शन भी लड़ाया गया। तो सेनेट में इस्लामाबाद की सीट पर जब इलेक्शन लड़ाया गया तो जो दावे खान साहब ने किए थे वो ये थे कि हफीज शेख ने बहुत जबरदस्त काम किया है और उन्होंने पाकिस्तान की मुइशत को राइट ट्रैक पर डाल दिया है। अब उनके गले में महंगाई डालकर उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, और महंगाई के हवाले से जितनी लान तान हो रही है, जितना बुरा भला कहा जा रहा है, उस सब की डायरेक्शन हफीज शेख की तरफ मोड़ दी गई है। और हफीज शेख साहब को अब मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन इतलात ये कि उन्हें कोरोना हो गया, यानी अब वो अगले 10-15 दिन वो मौन साधन होंगे, यानी वो कहते हैं ना चुप कर उधर रख के बैठे होंगे और वो कोई बेचारे रिएक्शन भी नहीं दे सकेंगे। तो बज़ाहिर ये तासुर दिया गया कि सारी महंगाई का जिम्मेदार एक ही आदमी है और वो हफीज शेख है, मुइशत की खराबी का एक ही जिम्मेदार है, वो हफीज शेख है। तो खान साहब ने खुद को बड़े आराम से साइड पर कर लिया। तो हफीज शेख के बारे में जो उनके मुखालिफिन है वो पहले भी ये समझते थे और अब भी ये समझते हैं कि ये IMF का बंदा है, मिशन पूरा होने पर बैग उठाकर चलता बनेगा। बहुत से दिफाई तजिया निगार इस किस्म की बातें कर रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन खान साहब ने उन्हें सेनेटर बनवाकर पूरा वजीर बनाने की कोशिश की, जो खुद खान साहब के अपने लोगों ने नाकाम बना दी। तो आज हफीज शेख को उठाने से कम लोगों को एक बात की समझ आ गई होगी कि हफीज शेख हारे क्यों थे, तो उनकी हार के पीछे कौन लोग थे और अब उनको निकालने के पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि अगर वो लोग ना हो तो फिर तब्दीली कोई नहीं आती। तो बहुत बड़ी कुव्वत है जिसने हफीज शेख को इलेक्शन में हारा। मुझे लग रहा है कि ये यूसुफ गिलानी का पीपल पार्टी का कोई कमाल नहीं था, ये कमाल उन्हीं लोगों का होता है जो हमेशा कमाल करते हैं। तो हफीज शेख ने अपनी शिकस्त पर खान साहब से मुलाकात करके खुद उन्हें मुस्तफी होने की ऑफर की थी। मिलने गए थे हफीज शेख, अपनी शिकस्त से दिल बर्दाश्त थे और उन्होंने कहा कि अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन खान साहब ने उसे मंजूर नहीं किया। अब खान साहब का कमाल ये है कि वो किसी को रुखसत करते हैं तो फिर इज्जत के साथ रुखसत नहीं करते, उन्हें कभी बाइज्जत रुखसत होने का मौका नहीं देते। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने लोगों ने खान साहब का साथ छोड़ा या खान साहब ने जिनको फारग किया उनके बारे में जो कहा जाता है या सुना जाता है या जिन इल्जाम के तहत वो फारग हुए वो बड़े बड़े इल्जाम थे। जो मुशीर सेहत थे डॉक्टर जफर मिर्जा, वो भी जब काम कर रहे थे तो बड़ा उनको क्रेडिट दिया जाता था जी उन्होंने कोरोना पे काबू पाया और पता नहीं क्या किया और क्या किया। जब वो रुखसत हुए तो उन पर फिर वो मास्क और पता नहीं क्या बेचने का इल्जाम लगा। तो जब तक बंदा रज के जलील ना हो जाए, खान साहब के सीने में भी ठंड नहीं पड़ती, उनके अंदर कोई ऐसा जज्बा है जो जिसकी वजह से आज अपोजिशन भी उसका शिकार होती है। तो हफीज शेख को जिस इल्जाम के तहत हटाया गया कि वो महंगाई पर काबू नहीं पा सके, वो महंगाई तो एक अरसे से चल रही है
और इस महंगाई को तो हाँ सब डिफेंड करते हैं और कहते हैं महंगाई अपोजिशन की वजह से है, ये पिछली हुकूमतें जो है वो बुरे काम कर गई हैं और पता नहीं क्या उन्होंने किया है। तो एक अरसे से वो महंगाई का जिम्मेदार अपोजिशन को ठहरा रहे हैं, साबका हुकूमतों को ठहरा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया हफीज पे। अब हाथ से आपको अच्छी तरह मालूम है कि हफीज को हटाने से महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन वो कौन सा ऐसा बहाना है कि वो बहाना बना के हफीज को हटाएं। अगर वो बहाना IMF और स्टेट बैंक का बनाते तो फिर उसका मतलब है कि उन्हें खुद से वो वाला ऑर्डिनेंस कैंसिल करना पड़ता, वापस लेना पड़ता, तो उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन एक बहाना बना के उनको फारिग कर दिया। अब हाँ, हमाद अदर साहब वज़ीर खजाना बने, हमाद अदर का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, यंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन उनको कोई तजर्बा इसका नहीं है। अगर आप समझते हैं कि 2-2.5 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनको ये सारे मैकेनिज्म पता है, तो बड़ा मुश्किल है। इस मामले में मुझे लगता है कि ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए उनको बनाया गया ताकि लोग ये समझे कि जी हमाद अदर आए तो महंगाई कम कर देंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो एक तरफ तो हुकूमत ये तासुर देती है कि वो करप्शन के खिलाफ डट कर खड़ी है, और दूसरी तरफ वही हाल है कि उत्तू रौला पाई जाते विचो विच खाई जा। तो बज़ाहिर ये लगता है कि वज़ीर खजाना हमाद अदर का पहला फैसला ही हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया और फैसले बड़े मेरिट पर हो रहे हैं। अब हफीज साहब के दौर में जो फैसले होते थे वो उनके बारे में तासुर ये था कि उन पर कोई चू चरा नहीं कर सकता, वो IMF की तरफ से होता है, जबकि हमाद अदर चुके अवामी नुमाइंदा है और PTI अवामी जमात है, तो उसकी हुकूमत ने अपने वज़ीर खजाना का फैसला वापस कर दिया है। तो इस फैसले पर हुकूमत की पजीराई होनी चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए कि उसने चीनी और कपास अपने दुश्मन मुल्क और वो हिटलर नुमा मोदी, यानी मोदी को हिटलर सानी कहा करते थे खान साहब, उनसे लेने का फैसला मुस्तरद करके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। तो इसे कहते हैं चलाकियां, बिल्कुल। वो मैं अब लाहौरी बुरा ना मनाए, मैं एक मिसाल देता हूँ, लाहौर में बड़ी मशहूर है कि पहले डराओ, डर गया तो ठीक, वरना खुद डर जाओ। तो खास साहब को वो बंदा समझ नहीं सकता जो पक्का लाहौरिया ना हो। तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले काबीना के इजलास में मुस्तरद करके ये तासुर भी दिया गया कि खान साहब पर उन्हीं का दबाव है जो नवाज शरीफ को भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर उन्हें मोदी के यार जैसे अलकाबाज से नवाजते थे या उन्हें भारत के साथ तजारत नहीं करने देते थे, रोकते थे। अब मेरी नजर में एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं, अपना वोटर भी खुश और हाथ बंधे होने की दबे दबे लफ्जों में शिकायत भी, और अवाम को यह धोखा भी कि हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन कोई करने नहीं देता। अब हकीकत यह है कि महंगाई में कमी का वाहिद इलाज इस वक्त यही है कि मुकामी तौर पर अशिया के महंगे दाम वसूल करने वालों के लिए कॉम्पिटिटर खड़े करें, मुकाबले की फिजा बनाए। अगर मुकाबले की फिजा नहीं होगी तो फिर मोनोपोली रहेगी। मगर इस सब कामों के लिए हौसला, हिम्मत, करज और पॉलिटिकल विजन दरकार है, और सबसे बड़ी बात नीयत दरकार है। जो पता नहीं कहा है, जो खुद दूसरों के सहारे खड़े हैं, यानी एक तरफ हुकूमत भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के इशारे दे रही है, तो दूसरी तरफ वो उस तूफान से भी डर गई है जो भारत के साथ ताल्लुकात की सूरत में आ सकता है। तो खास साहब जब माजी में मोदी को हिटलर सानी का खिताब दे चुके हैं, अब उन्हें बरादर सानी करार देने की कोशिश करें, तो इस मामले में भी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है या नहीं ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसका सारा बोझ किस पर आएगा? यह है लुबे लुबाब। सारा बोझ हुकूमत पर नहीं आएगा, बल्कि ये सारा बोझ एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट पर आएगा, जिन पर पहले के इल्जामात का बोझ डाल दिया गया है, और वो ऐसे इल्जामात भी बर्दाश्त करें जो उनके खाते में नहीं है। तो असल इम्तिहान इस वक्त ना हुकूमत का हो रहा है, ना किसी सियासी जमात का हो रहा है। असल में इम्तिहान मुझे यूं लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, और सारे बयानिए तब्दील हो रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं। तो घर को ठीक करने से लेकर भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात का पैराडाइम शिफ्ट बहुत बड़ा इम्तिहान है। मरियम नवाज बोले तो हुकूमत को मसला, ना बोले तो हुकूमत को मसला। तो मरियम नवाज जो पिछले कई रोज से बीमार है और उस बीमारी की वजह से वो सियासी मामलात में हिस्सा नहीं ले रही, तो उनकी खामोशी के हवाले से कहा जा रहा है कि कोई डील हो गई है या कोई और मामला चल निकला है। तो मुशीर दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने आज मरियम नवाज की खामोशी के हवाले से कुछ अहम बातें की, पहले वो सुन लेते हैं।
डॉक्टर अदनान की वापसी उसको बहुत सारे मायने में लिया जा रहा है। एनआरओ की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, कोई एनआरओ देने को तैयार नहीं है। जो भी इनके मामलात हैं उनको यही तय करने पड़ेंगे। उनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी जुर्मानी है। खामोशी की जो वजह है, मरियम साहिबा ने इनएक्सपीरियंस होने की वजह से पीडीएम का सत्यानाश किया है। नाड़ी के हाथ में जब गाड़ी आ जाती है तो फिर उसका तो सत्यानाश ही होता है। कि दुनिया के किसी मुल्क में होता है कि आपको एक तहकीकाती इदारा बुलाता है, तलब करता है और आप 600 लोगों का जत्था लेके वटे लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये इनकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से बाकी लोगों की होती है, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से होनी चाहिए। तो मरियम नवाज के हवाले से हुकूमत एक बार फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। सवाल ये कि क्या मरियम नवाज इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाली हैं और क्या हुकूमत इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत देगी, क्योंकि इस वक्त अफवाहें ज़ेर गर्दिश है कि वो बीमार हैं और उनके प्लेटलेट में काफ़ी ड्रॉप डाउन हुए हैं और वो बैरून मुल्क जा सकती हैं। तो सवाल ये कि मरियम नवाज बैरून मुल्क जाती है तो फिर अपोजिशन की तहरीक का क्या होगा। तो ये सारे सवाल इस वक्त सियासी तराजर में पूछे सुने और कहे जा रहे हैं। इसमें सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज ने कल एक ट्वीट के जरिए ये कहा था कि वो चंद दिन बीमार क्या हुई, कामती लर्ज हुकूमत को ये उम्मीद होगी कि वो बाहर जाएंगी इलाज कराने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो बाहर नहीं जाएंगी, यही बैठकर इलाज कराएंगी। मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने मरियम नवाज की बीमारी को लेकर एक बार फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू की है। अब मरियम नवाज को बुनियादी तौर पर जितलाता है उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और पाकिस्तान में आपको पता कोरोना बड़ा हाई है, लेकिन उन्हें कोरोना के सिम्टम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको सांस लेने में खासी तकलीफ है और उनको प्लेटलेट के हवाले से भी इतलात है कि उनमें भी काफ़ी कमी है और वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही हैं। तो नवाज शरीफ के मौलज ज़ाती मौलज जो है डॉक्टर अदनान, वो हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचे ताकि उस बीमारी की नौयत का अंदाज़ा लगा सके। नवाज शरीफ जब नैब की तहवील में थे तो उस वक्त इसी किस्म की बीमारी का शिकार हुए थे, उनके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गए थे और उन्हें इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़ा। तो मरियम नवाज के मुकामी मौलजों से इलाज से उन्हें कोई फाका नहीं हो रहा, काफ़ी रोज उनका इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर अदनान जिन्होंने नवाज शरीफ के प्लेटलेट का इलाज किया था और वे एक अरसे से नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम है और वही नवाज शरीफ का इलाज कर रहे हैं, उन्हें नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर लाहौर भेजा कि वो मरियम नवाज के मर्ज की तशखीस करे और जब तक उनका इलाज नहीं होता या उन्हें अगर जरूरत पड़ती है और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं मिल जाती तो फिर वो उनके साथ ही रहें। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज अगर बाहर जाना चाहेंगी तो हुकूमत उन्हें नहीं रोकेगी और हुकूमत को इस बात की जो है इस बात का जो है पैगाम दे दिया गया है कि वो उन्हें बाहर जाने दे और अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे। तो मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से जितनी अफवाहें फैल रही हैं या जितनी बातें हो रही हैं उसके हवाले से आज मुस्लिम नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह से भी सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया कि इस टोले का इलाज शुरू हो चुका है और इसके इलाज के लिए जो है वो हम सभी जो है वो जानते हैं कि इनका इलाज किस तरह से होगा, लेकिन मरियम नवाज साहबा की स्पेशल एक्सपर्टीज है इनके इलाज के लिए, तो इसलिए वो इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरी घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका जाना जो है वो मना है। लेकिन जब तक ये पीडीएम की पीएमएलएन की जदोजहद जारी है और जब तक इस मुसल्लत टोले से जो है इस मुल्क और कौम की निजात जो है वो रिक्वायर्ड है, उस वक्त तक वो इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है जद्दोजहद में पूरी तरह से शामिल रहेंगी और अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगी। इसके ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पिंडी के शैतान साहब भी जो है इस बात को नोट फरमा लें कि उनका इलाज भी बीच में ही है, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो आपके इलाज के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो अब तक इतलात ये कि मरियम नवाज बैरून मुल्क नहीं जा रही, उनका पाकिस्तान में ही इलाज होना है, लेकिन चूंकि रमजान मुबारक शुरू होने वाला है और अगले एक आध महीने में पॉलिटिकल एक्टिविटी मांद पड़ जाएंगी तो मुमकिन है कि वो बैरून मुल्क जाए, लेकिन उसके लिए भी अदालत उन्हें इजाज़त देगी या हुकूमत इजाज़त देगी तो वो बैरून मुल्क जा सकेंगी। तो उनकी सेहतयाबी के लिए भारत पूरी कौम दुआ है। अपार्ट फ्रॉम एनी जो भी आपकी ज़ाती जो वो अपना पॉलिटिकल डिफरेंस है उनको हट कर उनके सेहत के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और एक और बड़ा अहम मसला जहांगीर तरीन का नाम चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग में एक बार फिर सामने आ रहा है। उन पर नए मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तो चीनी कमीशन में नाम सामने आने पर जहांगीर तरीन जो बैरून मुल्क चले गए थे और तकरीबन 6 माह वो बैरून मुल्क मुकीम रहे, तो लगता ही हो कि खास साहब को एक बार फिर इमेज बिल्डिंग की जरूरत पड़ गई है और उनकी नजर और किसी पर तो नहीं पड़ी, जहांगीर तरीन पर पड़ गई है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि 325 अरब रुपए का डाका मारने वालों के खिलाफ 3.25 अरब रुपए का केस गोगलू पर से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि एफआईए ने जो केस दर्ज किया है वो 3.25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि ये केस जिसमें मैं कह रहा हूं कि 3.5 अरब रुपए का मामला है। तो कहा यह जा रहा है कि इस नए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो खास साहब एक तरीन से हाथ झाड़कर अब दूसरे तरीन के पीछे है। दूसरे तरीन है शौकत तरीन, जो बड़े मशहूर बैंकर और बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उनको मशीर खजाना लाने की कोशिश की जा रही है। अब शौकत तरीन खुशी के साथ हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। अब जिस टीम के साथ उन्हें लगाने की कोशिश की जा रही है वो उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि उनका मलबा भी शौकत तरीन को उठाना पड़ेगा। शौकत तरीन को उनके साथ काम करना पड़ेगा, हमाद अजहर और दीगर के साथ। तो खास अभी चाहते हैं कि हमाद अजहर और जो उनकी चॉइस है उसको कामयाब बनाने के लिए शौकत तरीन को उनके साथ लगा दिया जाए। तो शौकत तरीन जो दुमछल्ला बनकर काम करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें कुछ कहेंगे कि जनाब आप करें तो उनको करना पड़ेगा। तो जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने की बजाय अब साहब के जो मशीर दाखिला है वो एक नई कहानी के साथ मार्केट में आए हैं। मजीद 392 बेनामी अकाउंट की तफसीलात सामने आ गई। तो एफआईए के जराये के मुताबिक इन 392 अकाउंट्स में 622 अरब की ट्रांजैक्शन की गई हैं। सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि एफआईए ने बेनामी अकाउंट में 7 अरब रुपए मुंजमद करा दिए। एफआईए के जराये बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया रकीन का रिकॉर्ड मिल गया है और चीनी पर छोटे पैमाने पर सट्टा खेलने वाला भी रोजाना 5 से 10 लाख रुपए कमाता है। तो चीनी एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है। एफआईए के जराये कहते हैं कि 40 बड़े चीनी माफिया के अकाउंट्स में 106 अरब रुपए हैं, उनमें से 32 करोड़ मुंजमद करा दिए गए। एफआईए के जराये कहते हैं कि मुंजमद की गई रकम चीनी पर सट्टेबाजी से कमाई गई है। शुगर माफिया में 30 से जायद शुगर मिल के मुलव्वस होने के शवाहद मिले हैं। तो मावर खसूसी बराए एहतसाब सदार अकबर ये कहते हैं कि हम जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केस है वो कानून के मुताबिक चलाएंगे। लाहौर में उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उनका ये कहना था कि चीनी स्कैंडल पर तहकीकात तेजी से जारी है और ये पाकिस्तान में नए नहीं है। बड़े मासूमे से उन्होंने कहा जनाब चीनी स्कैंडल या चीनी के ऊपर जो बाल कमाया जा रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर हमारी हुकूमत में हो रहा है तो ऐसा कौन सी नई बात है, ये पहले भी होता रहा है। कीमतों पर सिर्फ शुगर मिल नहीं, मार्केट फोर्सेस भी असरअंदाज होती है। तो मार्केट फोर्सेस नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस होती है। मामले खसूसी एहतसाब सदार अकबर का कहना था कि सट्टा माफिया चीनी की बोरियों पर नहीं व्हाट्सएप पर काम करते हैं, यानी ये भी वर्चुअल बिजनेस है। अब बहुत सारे उनको शवाहिद मिले हैं और उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट कराया है, जिससे उन्हें यह पता चला कि पंजाब में 8 से 10 बड़े चीनी के प्लेयर हैं जो कीमत तय करते हैं और उसके बाद ये पूरे मुल्क में एक कार्टेल है जिसके बाद चीनी की कीमत तय होती है और पूरे मुल्क में उस हिसाब से चीनी बेची जाती है। फिर चीनी की कीमत के ऊपर नीचे जाने के ऊपर सट्टा होता है, लेकिन उसका इल्म उन लोगों को होता है जो इस खेल के अंदर शरीक है। तो सदार अकबर ने क्या कहा, जरा उनकी भी आज कहानी सुने, इससे पहले कि वो जहांगीर तरीन के खिलाफ पब्लिक मुतालबा करे कि उनको जनाब गिरफ्तार करें। वो हुकूमत के बड़े अहम रुकन रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका नाम है बहुत बड़े बड़े केसेस में, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो शहजाद अकबर की वजाहत सुन लें। हॉस्टेज इन 8-10 लोगों के, ये इतना बड़ा लेजर, ये सिर्फ एक शुगर सट्टा प्लेयर है बड़ा, उसका है। इस तरह के लातादाद डॉक्यूमेंट्स इनसे बरामद हुए हैं। कैश के अंदर सारा काम करते हैं, उनकी तमाम डिटेल इसके अंदर मौजूद है। रमजान के महीने में चीनी की प्राइस में 20-25 से 30% इजाफा किया जा रहा था। 40 से जायद सट्टा माफिया के जो सरगुना के 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स वो सारे अनर्थ किए जा चुके हैं। 464 जाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन ट्रेस हुई हैं। 32 करोड़ के करीब की जो रकम है फ्रीज भी कर दी गई है। 392 खुफिया और बेनामी
और थर्ड पार्टी के बैंक अकाउंट्स का भी पता चला है। 12 से ज्यादा FIA जो है वो रजिस्टर कर चुकी है। पंजाब प्राइस मुकर्रर करने जा रहा है, अगर सिंध नहीं करेगा तो वफाकी हुकूमत एक्समिल प्राइस मुकर्रर कर देगी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर कोई हुकूमत नहीं करेगी सूबाई तो उनको अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो शुगर माफिया के मफाद के लिए काम कर रहे हैं या अवाम के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। चीनी है, आटा है, गंदम है, वेजिटेबल घी है, कुकिंग एडिबल ऑयल है और चावल है। प्राइस स्पेकुलेशन, होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसको जुर्म करार दिया गया है।